स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और अब हम देखते हैं लेह बस स्टैंड का जो ज्योग्राफी वाला पेपर था उस पेपर की आंसर की के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न उसमें सही है और आपके कितने प्रश्न उसमें से सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके बताइए ताकि कट ऑफ का सही सही अंदाज़ा लगाया जा सके। तो 50 प्रश्न तक हमने देख लिया था पहले, जो जीके से संबंधित थे। अब नेक्स्ट 100 प्रश्न हैं वो भूगोल से संबंधित थे। तो पहला प्रश्न जो है वो है, पर्वतीय ढालों पर किस प्रकार के ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं। तो पर्वतीय ढालों पे देखा जाए तो विरल प्रकार के पाए जाते हैं, क्योंकि पर्वतीय ढालों पर सघन प्रकार के नहीं हो सके, अर्ध सघन प्रकार के बिना पर्वतीय ढालों पर दूर दूर मकान पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर होना चाहिए ये विरल वाला। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, अत्यधिक तीव्रता वाले चक्रवातीय तूफान ताउते ने किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि ताउते जो चक्रवात आया था ये अरब सागर की तरफ से आया था और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था वो गुजरात, दमन और दीव को हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है? गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 54 है, 53 भी अभी देख लेंगे बहन। ये लोकटक झील किस राज्य में भारत के है अवस्थित? तो ये मणिपुर में है। बहुत आसान प्रश्न है, कई बार जो हमें आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका थोड़ा सा ये प्रश्न जो है ये आपका कॉन्सेप्ट बेस है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप इसको कर सकते हैं। ये प्रश्न है, देखिए 55वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को छांटिए। ये प्रश्न है, कोरियोलिस बल दाब प्रवणता बल के समानांतर दिशा में कार्य करता है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि दाब प्रवणता के समानांतर नहीं करके जो है उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखा के समानांतर होता है, ऐसा भी नहीं है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखा के समानांतर नहीं होता, जबकि उसके ऊर्ध्वाधर तरीके से होता है। वो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन प्रवाह दिशा वामावर्त होती है, ये बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात चलते हैं उनकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात जो चलते हैं उनकी दिशा जो है क्लॉकवाइज होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जो प्रति चक्रवात होते हैं वो दक्षिणावर्त होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात जो होते हैं वो वामावर्त होते हैं। तो ये भी आपका गलत है। सही उत्तर क्या होगा इसमें? सी आंसर। चलिए हम और प्रश्नों को देखते हैं। हमने 55वां था ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर यहाँ पे बहुत ही इजी प्रश्न है। स्वेज नहर जोड़ती है आपके भूमध्य सागर से लाल सागर को। आसान है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 58वां। इधर देखते हैं हम, ये है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। ये भी आसान प्रश्न है। झेलम नदी श्रीनगर से ही निकलती है। और इसके बाद जो है ये है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात होते हैं उनको क्या कहते हैं? विली विली कहते हैं। टाइफून जो है चीन के आसपास कहते हैं। हरिकेन जो है अमेरिका में कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व के विभिन्न देशों की जनसंख्या घनत्व 2018 की रिपोर्ट्स के अनुसार वर्तमान के अवलोकन करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है? तो यहाँ पे प्रथम नहीं पूछा, यहाँ पे कौन सा पूछा है? द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो पाया जाता है आपके एशिया में, और दूसरे नंबर पे कौन सा है? यूरोप। ठीक है। यूरोप इसमें आपका सही आंसर होना चाहिए। फ़ारेनहाइट तापमान पर क्वथनांक क्रमिक होता है। पानी का क्वथनांक देखिए यहाँ पे आपको क्वथनांक समझ में नहीं आ रहा, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आएगा क्वथनांक का मतलब, तो आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ऑन द फ़ारेनहाइट थर्मामीटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ग्रेजुएटेड एज। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि पानी का कौन सा पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पानी उबलने लग जाता है। तो नॉर्मली आप समझ सकते हो इसको, जब हमारे बुखार आता है तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे जो है अंदर का तापमान मापा जाता है, तो उतने तापमान पर तो पानी उबलता नहीं। नॉर्मली बता रहा हूँ मैं आपको। इसका सही आंसर क्या होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 60 वाला, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार सर्वोच्च मानव सूचकांक ये हमेशा नॉर्वे के पास रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है आपके 11वीं और 12वीं कक्षा की किताब में से लिए गए हैं। कुछ एक प्रश्न है जो आपके जो है 11वीं 12वीं किताब में नहीं है, नई वाली में। बाकी यूँ समझ लीजिए आप 90% यानी कि 100 में से 90 प्रश्न से ज़्यादा आपके 11वीं और 12वीं की जो RBSC की ले लीजिए या NCERT की ले लीजिए, उन किताबों में आपको ज़रूर मिल जाएंगे ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी के नौगम्य फेरी के दौरान दोनों ओर स्थित ग्रामीण अधिवास रेखीय प्रतिरूप कहलाते हैं। नदी के किनारे हो चाहे सड़क के किनारे हो, नदी प्रतिरूप कहलाते हैं। ठीक है, रेखीय प्रतिरूप। नेक्स्ट है
सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है बहुत ही। ये प्रश्न शायद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सिंगी खम्बान, ये जो आपकी 11वीं की किताब है उसमें सिंगी खम्बान नदी को सिंधु की सहायक नदी के रूप में बताया गया है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? यही है, सिंगी खम्बान। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, महोगनी वनस्पति किस प्रजाति के वनों में पाई जाती है? तो महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दृढ़ लकड़ी वाले यानी कठोर लकड़ी वाले वन। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मृदाओं द्वारा प्रदूषित की जाती है। तो पुरानी जलोढ़ मृदाओं को बांगड़ कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मृदाओं को खादर कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ये सब प्रश्न अगर आपने देखे होंगे, अगर आपने मेरी जो यूट्यूब पे जो क्लासें रखी हुई है उनमें से भी ये सभी प्रश्न आ रहे हैं, मानव भूगोल से संबंधित और भारत के भूगोल से संबंधित। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के प्रश्न भी अभी आएंगे, तो वो भी मेरे इसमें रखे हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न लगभग अगर आपने BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल अच्छे से पढ़ा हो, जो पढ़ाया गया है, तो वहाँ से भी आप इस पत्र को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है देशांतर। अच्छा, इसमें देखिए ये भी थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है, तो इसमें असत्य कथन को छांटना है आपको। देशांतर के सभी यामोत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं। बिल्कुल सही बात है, जितने भी देशांतर रेखाएं होती है वो सभी ध्रुवों से होकर गुजरती है और सभी एक जैसे लगते हैं, वृत्त के जैसे। अक्षांश के सभी यामोत्तर ध्रुव से मिलते हैं, ध्रुव पर मिलते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, इसमें आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है। ये इसमें जो B वाला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी अक्षांश जो है ध्रुवों पर नहीं मिलते, ध्रुवों पर केवल 90 डिग्री अक्षांश पाए जाते हैं। ये आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी के नौगम में, ये आ गया हो पहले आ गया ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश साफ्टा का सदस्य नहीं है? देखिए अभी वर्तमान में देखा जाए तो ये सभी देश जो है साफ्टा के सदस्य, अगर आप इसको क्लेम करना चाहे तो आप इसको जो डिलीट करवा सकते हैं। साफ्टा के सभी सदस्य हैं, लेकिन सबसे नवीन सदस्य जो है अफगानिस्तान है, तो इसमें अफगानिस्तान आपका राइट हो जाना चाहिए वैसे। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका वगैरह सब इसके जो है सदस्य हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय, ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए, देहरादून में है। मौसम विभाग का भी उधर ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैरोलिन प्लेट कहाँ पाई जाती है? कैरोलिन प्लेट जो भी कह सकते हैं इसको। तो कैरोलिन प्लेट जो है फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच प्रशांत महासागर के आसपास ये पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? ये वाला B ऑप्शन वाला। ठीक है, देखिए ये छोटी प्लेट है, इसके बारे में पूछा गया है। इसके बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं होगा कि ये प्लेट भी पूछ ली जाएगी। प्लेट विवर्तनी की फिजिकल ज्योग्राफी से प्रश्न है ये। 20 छोटी प्लेटें और 6 बड़ी प्लेटें, जो मॉर्गन मैकेंजी ने बताई वो वाली। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मृदाएं, ये आ गया पहले ही, ये भी हो गया। हाँ, यहाँ से देखिए ये प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था में सही नहीं है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत मैंने बहुत बेहतर तरीके से बता रखा है आपको, BA सेकेंड ईयर में जो आपको मिल जाएगा ये मानव भूगोल में, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, ऊपर आई बेल बटन में आपको दिख जाएगा। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था में जो है जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है, पहली अवस्था में जो है जनसंख्या स्थिर रहती है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। दूसरी अवस्था में धीमी गति से बढ़ती है, तीसरी अवस्था विस्फोटक प्रकार की है, चौथी अवस्था में जो है घटती हुई होती है और पाँचवीं अवस्था में स्थिर हो जाती है। और जनसंख्या का एक नियम होता है कि जनसंख्या जैसे जैसे अपनी एक एक स्टेज को पार करती जाएगी, वैसे ही ग्रामीण से औद्योगिक, शहरी, खेतीहर से औद्योगिक और अशिक्षित से शिक्षित हो जाएगी। तो ग्रामीण जनसंख्या जो है, नगरीय जनसंख्या, ये कैसी हो जाती है? शिक्षित हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। अंतिम अवस्था की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, पाँचवीं अवस्था की। तो जनसंख्या परिवार के आकार को नियंत्रित करने में असफल हो जाती है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रजननशीलता और मृत्युता काफ़ी कम हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। और जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है, मंद हो जाती है, ये भी सही है। तो इसका गलत आंसर क्या होगा? इसका गलत आंसर है B, यानी कि ऑप्शन के अनुसार हमको गलत चूज़ करना था, तो गलत क्या है? B। तो इस प्रश्न में सही क्या हो जाएगा? आपका B आंसर। ठीक है, ये जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था से संबंधित जो गलत बात इसमें लिखी हुई है वो ऑप्शन B है, और जो गलत बात है उसी को हमको ढूंढना था, वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आइसोहेल रेखाएं। आइसोहेल रेखाएं जो होती है, यहाँ है ये प्रश्न। ठीक है, आइसोहेल रेखाएं क्या होती है? देखिए, आइसोहेल और आइसोहेलाइन दो प्रकार की रेखाएं होती है। आइसोहेल तो होती है दिन भर में जो धूप पड़ती है उस धूप की समान अवधि को दर्शाने वाली रेखा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? वैसे इसमें सही आंसर होगा ये प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की समान अवधि। आइसोहेलाइन किसे कहते हैं? आइसोहेलाइन का मतलब होता है समान लवणीयता वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा। एक कैरोलिन वाला हो गया। हाँ, ये देखिए, ये भी प्रश्न अच्छा है। इसमें आपका सीधा सा उत्तर हो जाएगा 1:1.25 लाख। ठीक है, 1:125,000 कह सकते हैं,
या कह सकते हैं 1.25 लाख। भारतीय स्थलाकृतिक मानचित्र, इसमें अक्षांशीय देशांतरी मान 30 × 30 पर होते हैं, असंगत माप है। भारतीय स्थलाकृतिक मानचित्र का ये फैक्ट है कि उनका जो मापनी होती है वो 1:1.25 लाख होती है। ये मापनी निश्चित है, ठीक है ना, इसमें कोई फेरबदल की बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 72वां प्रश्न है, स्वस्थ शहर के लिए शामिल मूलभूत सेवाओं में कौन सी सेवाएं जो है आवश्यक नहीं है। इसमें कुछ लोग जो है ये प्राथमिक सेवाओं को बता रहे हैं, लेकिन मेरे अनुसार इसमें छवि गृह यानी कि सिनेमा हॉल ये मूलभूत सेवाएं नहीं हो सकती, लेकिन इसको भी आप जो है एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से इसमें छवि गृह यानी कि सिनेमा हॉल आना चाहिए, ठीक है ना। एक जो है मूलभूत सेवाएं जो है स्वच्छता, स्वच्छ पानी और प्राथमिक सुविधाएं, ये तो मूलभूत सुविधाएं होती है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना। तो छवि गृह यानी कि सिनेमा हॉल होना मायने नहीं रखता, तो इस वजह से इसमें सिनेमा हॉल होना चाहिए। बाकी हम और देख लेंगे जब ऑफिशियल आंसर किया जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है 73वां, इसमें सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति का कारक नहीं है। तो इसमें भी देखिए सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का कारक आपका श्रम जो है ये तो है ही, जलापूर्ति भी ज़रूरी है, शहरी क्षेत्र या बाज़ार भी ज़रूरी है, आर्द्रता इसमें कहीं ना कहीं जो है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कपास उत्पादन के लिए आर्द्रता का होना ज़रूरी है, क्योंकि कपास उन्हीं क्षेत्रों में उत्पादित की जा सकती है जहाँ पे आर्द्रता हो, यानी कि कपास के पौधे को में जो रुई बनती है उस रुई में जल्दी टुकड़े ना हो, इसलिए शुष्क की जगह आर्द्र जो है स्थान उपयुक्त रहता है। लेकिन सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में आर्द्रता का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आर्द्रता इसमें जो है गलत होना चाहिए। कारक जो सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला नहीं है, आर्द्रता जरूर होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनाच्छादन प्रक्रिया का चरण नहीं है। तो इसमें भी नहीं है पूछा है, तो इसमें वर्षण होना चाहिए आपका, प्रेसिपिटेशन, डिपोजिशन, वेदरिंग, इरोजन, ये तीनों होते हैं। निक्षेपण, अपक्षय और अपर्दन को तो अनाच्छादन कहते ही हैं, ये तो आपको पता होगा। तो इसमें जो है निक्षेपण की प्रक्रिया को शामिल नहीं किया गया, सॉरी वर्षण की प्रक्रिया को। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति नहीं है। तो ज्वालामुखी आपको पता है सिल्डाइक और स्टॉक, ये तीनों हैं आंतरिक ज्वालामुखी की स्थलाकृतियाँ हैं। इसमें मियांडर नहीं होगा, मियांडर जो है ये नदी द्वारा निर्मित है, हिमनद द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकतम सड़क घनत्व कहाँ मिलता है। इधर मिल जाएगा प्रश्न अपन को, यहाँ मिलेगा, देखिएगा किधर है, ये रहा। अधिकतम सड़क घनत्व कहाँ मिलता है, किस जो है महाद्वीप में मिलता है। महाद्वीप की बात है यहाँ पे, तो यहाँ पे यूरोप आ जाएगा। अगर देश की बात आती है तो अमेरिका आता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है। देश की बात आती है तो अमेरिका में सर्वाधिक सड़क घनत्व है अकॉर्डिंग टू 12th क्लास की बुक, है ना। तो इसमें महाद्वीप दे रखे हैं, तो इसमें यूरोप महाद्वीप, क्योंकि यूरोप महाद्वीप देखा जाए तो विश्व के जितने भी महाद्वीप बसे हुए हैं उन सभी महाद्वीपों में अपना जो है क्षेत्रफल कम रखता है। और यूरोप की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन यूरोप एक विकसित महाद्वीप है, इस वजह से वहाँ पे सड़क मार्ग काफ़ी मात्रा में है। तो यहाँ पर सड़क घनत्व सबसे ज़्यादा जो होगा वो यूरोप में आपको मिलेगा देखने को। और एक दो प्रश्न देखते हैं इधर से जो छूटे हैं। शिक्षा एवं चिकित्सा आर्थिक क्रियाओं को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इनको तृतीय श्रेणी में रखा जाता है, नो डाउट, ठीक है। न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको केनेडी हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, बहुत फेमस हवाई अड्डा है। दुनिया के व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक हवाई अड्डा है, जॉन एफ कैनेडी, ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। ये तो आपने जब भारत का भूगोल पढ़ोगे आप तो पहले ही पन्ने पे आपको मिल जाएगा, 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकतम सूर्य ताप की शक्ति प्राप्त होती है कहाँ पर होती है। देखिए अगर इसमें उपोष्ण की जगह आपका जो है उष्ण प्रदेश आता तो वहाँ होती, लेकिन अकॉर्डिंग टू हम जो ऑप्शन चुनते हैं तो इसमें आपका विषुवत रेखा। हालांकि विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा तापमान नहीं पाया जाता, ठीक है। विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा तापमान आपके कर्क रेखा के आसपास पाया जाता है पूरी पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है सही आंसर अधिकतम सूर्य ताप की प्राप्ति जो है विषुवत रेखा पे होती है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम, तो है निम्न में से कौन सा देश विश्व में डेयरी फार्मिंग का प्रमुख केंद्र नहीं है। इसमें भी नहीं पूछा है, तो डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। इन तीनों देशों की लगभग अर्थव्यवस्था पशुपालन पर और डेयरी फार्मिंग पर ही चलती है। जापान एक औद्योगिक देश है, ये नहीं हो सकता, इसमें तकनीकी उन्नति ज़्यादा है जापान में। नेक्स्ट प्रश्न है, हम यहाँ पर देख लेते हैं उनको। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है,
डोल्ड्रम पेटी, ये बहुत बार मैंने समझाया आपको, ये आपको वायु दाब में भी मैंने समझाया होगा, ये आपको मैंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई उसमें भी समझाया होगा, ये मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में मानसून वाला चैप्टर पढ़ाया तभी बताया मैंने आपको। तो डोल्ड्रम पेटी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है, शांत हवाएं रहती हैं यहाँ पर, वो सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, ये शायद आप नहीं जानते होंगे जो 12वीं तक जो स्टूडेंट है, हालांकि बीए में भी शायद नहीं है ये, तो इसका सही आंसर है अल्फ्रेड वेबर, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये, अल्फ्रेड वेबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आईपीसीसी का गठन, ये राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस ज़िले में है? तो ये बहुत आसान उत्तर है इसका, राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ में है, प्रताप चित्तौड़गढ़ में है। गांधी सागर बांध जो है मंदसौर मध्य प्रदेश में है, और जो है इसके अलावा कोटा बैराज और जवाहर सागर वो दोनों कोटा में है, जो चंबल नदी पर 4 बांध है। नेक्स्ट प्रश्न है आईपीसीसी का गठन किसके द्वारा, यानी कि इसकी मातृ संस्था पितृ संस्था जो भी कह सकते हैं वो कौन सी है? विश्व मौसम और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसके द्वारा ही आईपीसीसी का गठन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 86 नीति आयोग, बहुत आसान प्रश्न है, 2015 में किया गया था, योजना आयोग की जगह इसको नीति आयोग कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विमीय आरेख का उदाहरण नहीं है? एक विमीय आरेख का उदाहरण नहीं है, तो एक विमीय आरेख का उदाहरण जो नहीं होना चाहिए इसमें वो रेखा आरेख होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब जो है एक ही विमा होती है सबकी, इकाई वर्ग आरेख की, दंड आरेख की, पिरामिड आरेख की, रेखा आरेख जो है वो किधर भी हो सकता है चारों तरफ में, इसमें रेखा आरेख मेरे ख्याल से होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है पिरामिड आरेख भी हो सकता है, ये थोड़ा सा कंफर्म करके हम आपको बतला देंगे दोबारा से, ठीक है। इसमें थोड़ा सा नहीं है वाला कंफ्यूज कर रहा है, तो पिरामिड आरेख भी इसमें हो सकता है, क्योंकि पिरामिड आरेख में दोनों तरफ विमाएँ होती है, ठीक है। एक तरफ पुरुषों की बताई जाती है, उसमें जो है आयु सेक्स रेशो, और दूसरी तरफ जो है महिलाओं की बताई जाती है, तो इसमें ये भी हो सकता है, तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, और मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका पशुपालन एक उदाहरण है, पशुपालन प्राथमिक व्यवसाय है, सभी को पता है आपको। इसके बाद भारत में मरु विकास कार्यक्रम, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, 1977 से 1978। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रंटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है वो आर्थिक विकास से संबंधित है, ठीक है ना, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। और GIS भौगोलिक सूचना तंत्र, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। समोच्च रेखाएं, देखिए ये आपके प्रैक्टिकल से संबंधित प्रश्न है, अगर आपने जो है ईमानदारी से प्रैक्टिकल की फाइलें बनाई होगी फर्स्ट ईयर की, और ये फर्स्ट ईयर में भी है और 11th में भी है। तो समोच्च रेखाएं जब एक दूसरे के पास पास आ जाती है तो ढाल जो है वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है, और जब दूर दूर चली जाती है तो ढाल जो है मंद हो जाता है, ठीक है, तो इसमें तीव्र आ जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए, ये सभी को पता होना चाहिए आपको, बाड़मेर इसमें सही आंसर आ जाएगा, अजरक प्रिंट बाड़मेर का है, ब्लू प्रिंट जयपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में जो है ये उद्योग जो बने, इसमें स्वतंत्रता के बाद कौन से 2 उद्योगों की स्थापना हुई? तो भिलाई और राउरकेला, ये भी आपको जो है 12वीं की किताब में आसानी से मिल जाएगा। दुर्गापुर जो है ये बहुत जल्दी बन गया था, सबसे पहला उद्योग था ये। जमशेदपुर भी निजी सबसे पहला था, तो ये इसमें आंसर नहीं हो सकता, जमशेदपुर इन दोनों में आ रहा है और दुर्गापुर इसमें आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा एक नवीकरणीय प्रकृति का है? तो इसमें पवन है, बहुत ईजी प्रश्न है। कोयला खत्म होने वाला है, डीजल खत्म होने वाला है, पेट्रोल खत्म होने वाला है, लेकिन पवन को दोबारा उत्पादित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व के सर्वाधिक लंबे रेलमार्ग का नाम, बहुत आसान प्रश्न है, आप सभी ने रट रखा होगा, ये 12th क्लास में खूब पढ़ा होगा इसको, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। केपटाउन बंदरगाह अफ्रीका में है, ये भी आपको पता होना। दक्षिण अफ्रीका का एक खूबसूरत शहर है केपटाउन, तो ये कुल मिला के अफ्रीका में है। अगला प्रश्न जो है यहाँ देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा भारत पाक सीमा के संदर्भ में असत्य है? तो रेड क्लिफ रेखा इसका नाम है, बिल्कुल सही है। अध्यारोपित सीमा है, बिल्कुल सही है। कृत्रिम सीमा है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये मरुस्थलीय प्रदेश की एक प्राकृतिक सीमा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में प्राकृतिक सीमा नहीं है, कृत्रिम सीमा है, 1947 में सर रेड क्लिफ द्वारा खींची गई थी। जैव विविधता हॉट स्पॉट नामावली किसने दी? तो ये नॉर्मन मायर ने दी है, ठीक है। हॉट स्पॉट नामावली, नाम शब्द जो है ये दिया उसने। अगला प्रश्न है वायु सर्वेक्षण निदेशालय भारत का सर्वेक्षण में स्थित है? तो वायु सर्वेक्षण निदेशालय नई दिल्ली में स्थित है, इजी प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि प्रमुख यामोत्तर पर प्रातः सुबह 8:10
30 यानी कि 8:30 बजे हुए हैं। तो इसी समय दिल्ली में समय क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे दिल्ली पूछा है, इसका मतलब भारत है, ठीक है ना। तो दिल्ली का जो समय होता है वही समय होता है जो 82.5 डिग्री मानक अक्षांश पे होता है, यानी कि भारत का जो समय होता है। और आप सभी को पता है कि भारत का समय जो है ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे है, ठीक है, आगे है। तो हमको जो है जैसे ग्रीनविच में मान लीजिए दिन के 12 बजते हैं, तो हमारे यहाँ शाम के 5 बजते हैं, तो हम आगे हैं उनसे, हमारे यहाँ 12 पहले बज चुके होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि प्रमुख याम होते हैं, यानी कि 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा पर अगर 8:30 हो, यानी कि 8:30 बज रहे हों, तो दिल्ली में कितने बजेंगे? दिल्ली में उस टाइम बजेंगे 2, क्योंकि 8:30 में अगर हम 5:30 और जोड़ते हैं घंटे तो 2 बजते हैं, ठीक है। और अगर इसको अच्छी तरीके से समझना है तो मैंने राजस्थान का भूगोल की लाइव क्लासें ली थी, उसमें मैंने आपको इसके उदाहरण सहित कई सारे प्रश्न करवा रखे हैं, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुदूर संवेदन तकनीकी के संदर्भ में परावर्तिता शब्द से क्या अभिप्राय है? किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त एवं अवशोषित विकिरण ऊर्जा का अनुपात। तो यहाँ पे ऊर्जा नहीं होगी, ठीक है। और एक प्रतिबिंब अथवा फोटोग्राफ द्वारा धरातल पर आवृत क्षेत्र, किसी पदार्थ द्वारा पदार्थ की ऊर्जा और उससे परावर्तित ऊर्जा का अनुपात। इसमें क्या आएगा? सही उत्तर इसमें होना चाहिए प्रकाश की गति से ऊर्जा का किसी दिक, स्थान अथवा माध्यम से होने वाला प्रवर्धन, ये सही इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्किमो द्वारा लकड़ी एवं वेल की हड्डियों से बनाए गए मकान को क्या कहते हैं? देखिए इसमें बहुत से स्टूडेंटों ने मेरे ख्याल से यहाँ पे गच्चा खा गए होंगे, वो उन्होंने इस प्रश्न का जवाब जो है जहाँ तक मैं समझता हूँ दिया होगा इग्लू, है इग्लू। बहुत से बच्चों ने इसका जवाब दिया है, लेकिन इसका इग्लू जवाब नहीं होकर के कर्मक जवाब सही है। इग्लू बर्फ़ से बने हुए मकानों को कहते हैं, और कर्मक जो हड्डियों से मकान बनाए जाते हैं। 12वीं क्लास की किताब में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। कर्मक इसका सही आंसर होगा। एक प्रश्न इधर भी है कि मई 1994 में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी याकोहामा, जापान में, ठीक है। याकोहामा, जापान में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में जिंक के लिए भारत में जिंक यानी कि सीसा जस्ता, इसके लिए सबसे प्रमुख क्षेत्र जो है राजस्थान है। लगभग यूँ समझ लीजिए 80 से 90% राजस्थान उत्पादित करता है। खगोल शास्त्री ने ब्रह्मांड के विस्तार में सबसे पहले मत प्रतिपादित किया है। इसने बताया था कि सबसे पहले जो है ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, वो जॉर्ज लॉमेंटेन ने बताया था, बिग बैंग सिद्धांत से संबंधित है। इन्होंने ऐसा बताया था कि भाई एक गुब्बारे में अगर हम चारों तरफ जो है छोटे छोटे पेन से निशानात करेंगे, बिंदु बनाएंगे और उस गुब्बारे को फुलाएंगे, तो हम देखेंगे गुब्बारा जैसे जैसे फूलेगा बिंदु भी वैसे वैसे बड़े होते जाएंगे। तो इसने इसी आधार पर बताया था कि जो है ब्रह्मांड का विस्तार भी इसी तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एरोस्टोनीज ने किया था, वो सभी आपको पता होना चाहिए। इसको मिलानजन कर लेते हैं एक बार। तो ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन और मोल्टन की है, और गैसीय परिकल्पना, गैसीय हाइपोथेसिस ये जो है इमैनुअल कांट की है। द्वितारक परिकल्पना रसेल की है, और निहारिका परिकल्पना लाप्लास की है। तो इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, 4 3 2 1 उल्टा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एरोस्टोनीज ने। बहुत आसान प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? खंबात की खाड़ी नहीं करती है। खंबात की खाड़ी जो है गुजरात के पास है, तो श्रीलंका यहाँ पर नहीं है। इसमें 10 डिग्री जलसंधि, 10 डिग्री जलसंधि अंडमान निकोबार में, ये भी नहीं है। कच्छ की खाड़ी भी नहीं है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें बहुत से लोगों ने गलती की होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार वह है पड़ोसी देश जहां से द्वितीय सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पिछले निवास स्थान के संदर्भ में प्रतिवेदित हुए। सबसे ज़्यादा जो प्रवासी है वो तो बांग्लादेश से है, लेकिन दूसरे नंबर पर कहाँ से है? नेपाल से, क्योंकि पाकिस्तान से लोग इंडिया में तो आ नहीं सकते, और श्रीलंका से भी जो है लोग इंडिया में नहीं पलायन करते, तो नेपाल से जो है इंडिया में लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं बांग्लादेश के बाद। नेक्स्ट प्रश्न जो है, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार, देखिए हालांकि इसके सिलेबस में कोई करंट अफेयर वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी एक प्रश्न यहाँ पे करंट का दिया गया है, यूँ समझ लीजिए आप। विश्व बैंक द्वारा जारी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में दक्षिण एशियाई देशों में वह देश जहाँ ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इन सभी देशों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक जो है भारत में ही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवनिश्चयवाद, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इधर देख लेते हैं पहले। अफ्रीका का कौन सा बंदरगाह हवाई अड्डा जो है ग्रीनविच रेखा पर स्थित है? ये प्रश्न
मुझे ऐसा लगता है बहुत टफ प्रश्न था इस पूरे पेपर का। ये प्रश्न जो है यूँ समझ लीजिए आप, मैं जहाँ तक समझता हूँ जितने भी पेपर देने गए स्टूडेंट हैं उनमें से 10 या 20 बच्चों ने किया होगा, लाखों बच्चों में से, ठीक है, जो बहुत ब्रिलियंट माइंड है और बहुत ऊंची तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात कर सकता हूँ मैं। देखिए केप टाउन इसमें बिल्कुल गलत है, क्योंकि केप टाउन पर ग्रीनविच रेखा गुजरती नहीं, पहली बात। लागोस भी इसमें गलत है, डकार भी इसमें गलत है, एक सेनेगल में है, एक नाइजीरिया में है, इन दोनों में से। इसका सही आंसर क्या होगा? अक्रा। अक्रा घाना का एक शहर है और वहाँ से जो है भूमध्य रेखा ग्रीनविच रेखा गुजरती है, तो इसमें अक्रा सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभ्रक उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है? अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, देखिए हजारीबाग प्रसिद्ध है, नेल्लोर ये भी प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा राजस्थान में प्रसिद्ध है, नेल्लोर जो है आंध्र प्रदेश में है, और हजारीबाग भी इम्पोर्टेंट है, इसमें कालाहांडी आंसर सही होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, नवनिश्चयवाद शब्द किसने दिया? ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस से संबंधित है, ओजोन परत से संबंधित मॉन्ट्रियल समझौता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, देखिए मिथाइल क्लोरोफॉर्म जी भी, ये भी है, CFC तो आप जानते हो, हेलोन्स, जितने भी हेलोन्स है वो सभी जो है ओजोन परत की डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl, इसका कोई लेना देना नहीं है ओजोन से, ठीक है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, यहाँ भी कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, अलग अलग किताबों में अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे सही आंसर जो है इसका -50 होगा। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -50 डिग्री होता है, ठीक है ना, विषुवत रेखा पर -50 डिग्री होता है। सबसे कम तापमान जो पूरे वायुमंडल में या पूरी पृथ्वी पर जो पाया जाता है वो -80 डिग्री पाया जाता है, जो पाया जाता है मध्यमंडल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम, ये है आपका बड़ा प्रश्न है, देखिए समझने वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समोच्च रेखाओं का मूल लक्षण नहीं है? 2 या 2 से अधिक समोच्च रेखाएं यदि एक दूसरे से मिलती है तो यह प्रतिरूप ऊर्ध्वाधर ढाल आकृतियों का प्रदर्शित करता है। देखिए 2 या 2 से अधिक समोच्च रेखाएं एक दूसरे से मिल ही नहीं पाती, ठीक है ना, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, ये जो है सही है, ठीक है ना। यदि जो है 2 या 2 समोच्च रेखाएं मिलने का मतलब ये है कि पास पास होती है तो ऊर्ध्वाधर यानी कि तीव्र ढाल का निर्माण करती, बिल्कुल सही है। विभिन्न ऊंचाई वाली 2 समोच्च रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती, मैंने बताया अभी, बिल्कुल नहीं काटती, ये भी सही है बात। समोच्च रेखाएं एवं उनकी आकृतियां स्थलाकृतियों के ढाल और ऊंचाई को प्रदर्शित करती है, ये बेसिक बात है इसकी। दूर दूर खींची गई कम घनी समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती है, यही आपका तीव्र शब्द ही गलत हो गया यहाँ पर। अगर यहाँ पर मंद ढाल आ जाता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता आपका। तो इन तीनों में से ये तीनों ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन इसका गलत है, तो हमसे गलत ही पूछा है क्या कि नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नासा का पहला उपग्रह उपकरण जो विशेष रूप से समुद्र की सतह की पानी की लवणता का अध्ययन करने के लिए क्या है? इसका ऑप्शन मैंने ढूंढने की कोशिश की, इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिला है, ठीक है। इसको आप अगर आप किसी स्रोत से मिलता है तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। निम्नलिखित में से कौन सा वृहद मापनियों का एक प्रकार है? यहाँ पे आ जाते हैं, इसको यहाँ देखते हैं। कोपेन के अनुसार कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोष्ण शीतल जलवायु, शीत ग्रीष्म जलवायु लक्षण के कारक ये क्या है, कौन सी है? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे हमने इसकी बात की थी, वृहद मापनी मानचित्र का एक प्रकार है, तो एटलस जो है, एटलस जो है ये लघु मापनी मानचित्र है, भित्ति मानचित्र ये भी लघु मानचित्र है, और स्थलाकृतिक जो मानचित्र और कैडेस्ट्रल जो मानचित्र होते हैं, भूसंपत्ति मानचित्र, वो दोनों जो है वृहद मापनी मानचित्र से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, कारक जो सौर स्थिरांक के मान को प्रदर्शित करता है, प्रभावित करता है, वो है क्षितिजीय दूरी। विषुवत रेखा से जितनी आप क्षितिज दूरी जाएंगे उतना ही आपको जो है प्रभावित करेगा सौर स्थिरांक। अगला प्रश्न है, भूगोल की शाखा है, तो भूआकृति विज्ञान भी है, जलमंडल भी है, जलवायु विज्ञान भी है, मृदा भूगोल भी है। इसमें ये सभी बहुत से बच्चों ने इसमें जो है जलमंडल और वायुमंडल को किया होगा, जलवायु विज्ञान को, ये दोनों आपके चारों ही है इसमें से, ठीक है, ये सभी इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न जो है, पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत जल से आवृत है? ये बहुत बच्चों ने इसको गलत किया है और बहस भी की है बहुत से बच्चों ने इस प्रश्न के ऊपर, जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि मुझे भी बहुत से बच्चों ने जो है इस प्रश्न के बारे में बहस करने की कोशिश की। तो मैं बता दूं आपको, इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो सही आंसर आपका 70.8% होगा, ठीक है। ये जो 78.2% वाला जो आंकड़ा दिया हुआ है, ये 78.2% वाला आंकड़ा जो है ये आपका नाइट्रोजन की गैस का है और ये आपका
पृथ्वी पर धरातल का है। नाइट्रोजन 78.2 पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, वो वाला आंकड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे बहुत से कन्फ्यूज हुए हैं। अगला प्रश्न जो है IUCN संकेताक्षर के लिए क्या, IUCN किसके लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है? तो IUCN जो है वो प्रयुक्त किया जाता है इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका सही आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से IOCO, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है IOCO वाला अभी मैं आपको बताता हूँ इसको, अभी आने दो इसको। अभी तक खोजे गए कुल महासागरीय गर्तों में से अटलांटिक महासागर में कितने गर्त थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। अटलांटिक महासागर में 19 गर्त थे टोटल। अभी तक विश्व में 57 गर्त खोजे गए हैं। 57 में से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक में और 6 जो है हिंद महासागर में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 19। भारत का अक्षांश विस्तार जो है ये आपको 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये याद होना चाहिए आपको। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न में दिया गया है कि क्यूरोशिवो धारा के नीचे प्रवाहित होती है, आयोशिवो नहीं होती है, गलत बात है, ठीक है। क्यूराइल धारा के नाम से भी आयोशिवो को ही जानते हैं, ठीक है। क्यूराइल धारा भी आयोशिवो को कहते हैं, पश्चिमी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, ये भी सही है। और ये ठंडी धारा, ये भी सही है, ठीक है। ये क्यूरोशिवो धारा के नीचे प्रवाहित नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्राकृतिक तटबंध ये नदी द्वारा निर्मित है, मैंने आपको कई बार बताया है। रेड पांडा ये संकटापन्न जो है प्रजाति है, रेड डाटा बुक में इसको लिखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रमाण जो है पृथ्वी की गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता? तो इसमें ज्वालामुखी उद्भेदन आ जाएगा। ज्वालामुखी से कोई लेना देना नहीं है पृथ्वी की जो है गोलाकार आकृति को। अगला प्रश्न है फूलों की बौछार जो है ब्लॉसम शॉवर, इसका संबंध जो है कर्नाटक और केरल में आम के जो फल है फूल जाते हैं इससे संबंधित है, केरल से ये आंसर होगा। कनारी जलधारा, फोकलैंड जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, ये तीनों ठंडी धाराएँ हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म है, तो इसका गल्फ स्ट्रीम सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है पृथ्वी के कुल, ये निम्न में से कौन सा प्रमाण, ये तो देख लेना हमने, इसमें है पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो महासागरों में 97% पाया जाता है, ये भी आपको आंकड़ा ध्यान रखना है। 97% जो है जल महासागरों में है, केवल 3% जल जो है जलाशयों में, नदियों में स्थित है, और उसका भी बहुत कम प्रतिशत जल जो है हमारे पीने योग्य है। अगला प्रश्न जो है मंदाकिनी, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया जब आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी होगी। तो मंदाकिनी आपका रुद्रप्रयाग में मिलती है, कर्णप्रयाग में पिंडरगंगा मिलती है, देवप्रयाग में भागीरथी और जो है अलकनंदा मिलती है, विष्णुप्रयाग विष्णुगंगा यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। तो इसमें परिवर्तनीय पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, और जबकि महाद्वीप रचना, महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है इसमें, बाकी सभी सही है। अंतर्जनिक और बहिर्जनित तत्व वे हैं जिनमें धरातलीय पदार्थों के अधिग्रहण और परिवहन की क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ज्वालामुखी में पृथ्वी की सतह से मैग्मा प्रवाह आंतरिक और बाह्य संरचनाओं का निर्माण करता है, बिल्कुल सही है। भूआकृतिक प्रक्रियाएं अंतर्जनित और बहिर्जनित वे बल होते हैं जो पृथ्वी के धरातलीय विन्यास में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। यहाँ पे यही ऑप्शन गलत है। पर्वतों का निर्माण जो है पर्वतनीय प्रक्रिया के कारण नहीं, बल्कि जो है प्लेटों में होने वाले विस्थापन के कारण होता है। महाद्वीपों का निर्माण भी उसी से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं मोहोरोसोवी की, कितनी बार मैंने आपको बताया है, ये निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, ये इसमें क्या आएगा? निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है प्रश्न आपका 138 वाला, इसमें है आग्नेय चट्टान नहीं है। तो आग्नेय चट्टान इसमें कौन सी नहीं है? आग्नेय चट्टान गेब्रो भी है इसमें, ज्वालामुखी ब्रेसिया भी है। कौन सी चट्टान नहीं है इसमें? ये गेसेराइट वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसमें गेसेराइट और पिग्मेटाइट ये दोनों ही आग्नेय चट्टान के उदाहरण नहीं मिले मुझे, लेकिन इसमें जहाँ तक है गेसेराइट होना जाना चाहिए। इसको भी हम जो है अभी वर्तमान के लिए छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न जो है पनामा नहर के उत्तरी छोर पर जो है कोलोन बंदरगाह है, ये तो है ही बिल्कुल सही, कोलोन वाला सही है। इसमें पृथ्वी पर सबसे विशाल ज्वालामुखी काल्डेरा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान नहीं है, वो हो गया ये वाला। हाँ, ये देखिए वियतनाम में इसको रे कहा जाता है, इसका सही आंसर वियतनाम में रे, यानी कि सुमेलित नहीं है। ब्राज़ील में रोका कहते हैं स्थानांतरित कृषि को, वियतनाम में रे कहते हैं, इंडोनेशिया में लदांग, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल की परत जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो संचार संबंध है, रेडियो आपका रेडियो तरंगे संबंधित है, आयन मंडल, ये सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र बड़ोदरा में है। नेक्स्ट प्रश्न है 144वां है, इसमें है मात्रात्मक वितरण के लिए बिंदु मानचित्र देखिए, एक बिंदु किसी न किसी मात्रा को प्रदर्शित करता है, चाहे 1000 हो 10,000 हो। वर्णमात्री में भी हमको मात्राएं लिखनी होती है। सम्मान में तो आ ही रहा है, मान वाली रेखाएं यानी किसी न किसी मान को दर्शाएगी। वर्ण प्रतीकी में केवल प्रतीक दर्शाए जाते हैं, ठीक है ना, प्रतीक चिन्हों के माध्यम से, तो उसमें कोई मात्रा उनको दर्शाई नहीं जाती, तो इसलिए सही आंसर क्या है इसमें? वर्ण प्रतीकी मानचित्र। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है? वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा पूछी है तो लू वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात भी है, और सूखा भी हवाओं के कारण ही होता है। ज्वालामुखी का कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी उद्भेदन।
अगला प्रश्न है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कौन सा बांध नहीं बना है? तो पोंग बांध नहीं है, जवाहर सागर भी है, राणा प्रताप भी है, गांधी सागर भी है, पोंग बांध इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 145वां, इसमें है कौन सा सीमेंट उत्पादन के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, एमपी ये सभी महत्वपूर्ण हैं, केरल में सीमेंट का उत्पादन नहीं होता। अगला है भूमध्य सागरीय कृषि किसके लिए जानी जाती है? खट्टे फलों के लिए। कितनी बार मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट प्रश्न जो है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय? तो चाय सबसे ज़्यादा आसाम में होती है। और बजाज सागर बांध माही बजाज परियोजना आपने सुना होगा काफ़ी, तो माही से संबंधित है। देखिए बहुत जो है बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल पेपर का नहीं था, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाने की उम्मीद है। अगर आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने अपने नंबर बताते हैं तो मैं कट ऑफ का सही अंदाज़ा लगा करके आपको जो है कट ऑफ मार्क्स भी जारी करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप जो है कितने आपके राइट है, कितने आपके गलत हुए, टोटल नंबर आप मुझे बताइए।